नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मुद्दा में आज का मुद्दा अब चुनाव है। अब से लगातार अब चुनाव पर ही केंद्रित हम लोग करेंगे। लोकसभा के चुनाव जो 2024 में होने हैं। अब कभी भी उनके इस बारे में घोषणा हो जाएगी चुनाव आयोग की ओर से कि उसका कार्यक्रम क्या है। शायद उम्मीद की जा रही होगी कि सरकार की ओर से अभी कुछ नीतियों की पहलकदमी हो, वो हो जाए तो उसके बाद वो उसका अनाउंसमेंट करें। ऐसा बार-बार हम लोगों ने राज्यों के और अन्य चुनावों में देखा है। तो इसलिए जब तक वो ये सब करते हैं, तब तक हम बहुत सारे हमारे ऐसे मित्रों से जो पत्रकारिता में बहुत लंबे समय से अपना लगातार योगदान देते रहे हैं, उनसे उनके अनुभव, उनकी समझ इस चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है, इस पर बातचीत किया करेंगे। तो आज इस कड़ी में सबसे पहले हमारे मेहमान हैं शरद गुप्ता जी। शरद गुप्ता उत्तर प्रदेश मूल के हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत समय से हैं। देश के लगभग सभी जाने-माने अखबारों में, पत्रिकाओं में अपना काम कर चुके हैं, बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं और उत्तर प्रदेश से खूब वाकिफ़ हैं, जहाँ 80 सीटें हैं, यहाँ बहुत लंबे समय तक उन्होंने पत्रकारिता की है। तो आज शुरुआत उन्हीं से करते हैं। शरद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका धन्यवाद। शीर्षक है। तो सबसे पहले अभी तो चुनाव की घोषणा होनी है, लेकिन इसके पहले आपको क्या लगता है कि राम मंदिर के अलावा और कौन-सी चुनावी घोषणाएँ बड़ी, जो चुनाव पर फ़र्क डालें? उनकी नहीं, जैसे नीतीश जी की हुई, ऐसी बहुत सी घोषणाएँ तो अलग तरह से होती रहती हैं। लेकिन जो राजनैतिक घोषणाएँ हैं, सरकार की नीतियों के संदर्भ में बजट सेशन के बाद के बावजूद आपको लगता है कि अभी होनी ही है और जिनका इस चुनाव में मतलब होगा। आपकी नज़र में ऐसी कुछ हो तो पहले उनको बताएँ, फिर एक-एक करके हम लोग सवाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो राजनीतिक जो मुद्दे हैं, उसमें जी, सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा आपने कहा, राम मंदिर है। जी, और दूसरा, जैसा हमने कल देखा कि कब ज्ञानवापी के अंदर भी तहखाने में पूजा-अर्चना शुरू हो गई है, वैसे ही जैसे 1949 में अयोध्या में शुरू हुई थी। ठीक, अभी तक ज्ञानवापी के बाहर जो भव्य मंदिर बना था, सिर्फ़ वहाँ पे पूजा होती थी, अब अंदर भी शुरू हुई है। अगर आप देखिए तो ओंकारेश्वर में, महेश्वर में और ये उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना है। तो पूरे देश में जितने भी मंदिर थे, मंदिरों में जो भव्य कॉरिडोर और मंदिरों को भव्यता प्रदान की गई है, तो ऐसा कभी किसी सरकार, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी राजनीतिक दल ने इस तरह से नहीं किया था। तो एक ये लोगों के बीच में धारणा गई है कि अगर हिंदू धर्म अगर कहें, तो उसकी कोई रक्षा करता है या उसके बारे में सोचता है, तो वो अकेली भारतीय जनता पार्टी है और सबसे बड़े नेता उसके धर्म ध्वजा धारक नरेंद्र मोदी जी हैं। तो एक ये धारणा लोगों के बीच में घर कर गई है। और जैसा अभी आपने नीतीश कुमार का नाम लिया, तो कल मेरी बात हो रही थी बिहार में किसी से, तो मैंने पूछा कि भई ऐसा क्या इमीडिएट रीज़न था कि नीतीश कुमार ने लालू यादव से पीछा छुड़ाकर बीजेपी का दामन थामा? खास तौर से कोई राष्ट्रीय जनता दल, उनकी सरकार तो गिरा नहीं रहा था। तो ऐसे में राजद का दामन छोड़ने का क्या कारण क्या था? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सच में अचंभित करने वाला था। उन्होंने कहा कि साहब, पूरे देश में एक मुस्लिम्स के खिलाफ माहौल बना हुआ है। तो जो भी अगर मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश करेगा, तो एक हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग उसके खिलाफ चला जाएगा। तो फिलहाल राजद अपने आप में एमवाई फैक्टर, मुस्लिम यादव, तो ऐसे में एमवाई आप साधने की कोशिश करेंगे और बीजेपी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अ, यादव जी, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे कई यादव नेताओं को लगाकर और बिहार में भी उन्होंने एक यादव पूरा नेतृत्व उभारने की कोशिश की। तो उनकी कोशिश है कि यादवों में भी वो हिंदुत्व की भावना भर के और इससे
दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वोट बैंक बनाया, लेकिन वही अति पिछड़ा वोट बैंक नरेंद्र मोदी ने भी कल्टीवेट किया है बहुत लंबे समय से। तो नीतीश कुमार को यह समझ में आया कि मैं बीजेपी के साथ जाता हूं तो अति पिछड़ा वोट बैंक दोनों का है एक साथ, तो उसमें बंटवारा होने का गुंजाइश कम रहेगी। साथ में हिंदुओं का वोट बैंक जो हिंदुत्व के साथ है वो आ जाएगा। तो अगर मुस्लिम ना भी आए तो अपने आप में हमारा पोटेंट है। जैसे पिछली बार 40 में से 39 सीटें मिली थी, इस बार भी कुछ वैसा ही रहने वाला और असेंबली में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। जहां तक बात करते हैं, अगर इस पॉलिटिक्स से हटके हम बात करें नीतियों की, तो मोदी की गारंटी एक ऐसी चीज चल गई है, वो लोग उस पर भरोसा करते हैं। आप देखिए पिछले चुनाव में राहुल गांधी 72,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि देने का वादा कर रहे थे साल। नरेंद्र मोदी ने 6,000 का वादा किया। लोगों ने 6,000 पे विश्वास किया, 72,000 पे विश्वास नहीं किया। तो एक मोदी की गारंटी, और उस गारंटी में कुछ चीजें जो सबसे बड़ी हैं, जैसे उन्होंने जनधन योजना, फिर किसान सम्मान निधि, गरीबों को आवास, वो रूरल भी शहरी भी आवास, और मुफ्त आवास के अलावा बहुत सस्ते दरों पर आवास ऋण उपलब्ध कराना। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज चिकित्सा का एक उपलब्ध कराना। तीसरा, एक बड़ी योजना उनकी थी घर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने की ग्रामीण इलाकों में, जिससे उन्होंने एक हर घर जल पहुंचाने की योजना करा दिया था, और लगभग उसमें 70 से 75% उनको सफलता मिली है। 2024 तक पूरा 100% होना था, 100% ना भी हो पाया हो। उसका डैशबोर्ड है, हर जिले का, हर प्रदेश का, हर जिले का, हर गांव का, उसमें पूरा ब्यौरा है कि किस गांव में कितने घर हैं और कितने घरों तक पहुंच गया है स्वच्छ जल। तो कुछ ऐसे गेम चेंजर, और जैसा पिछली बार था शौचालय, तो कुल मिला के ऐसी चीजें हैं, 80 करोड़ लोगों तक फ्री मुफ्त का अनाज। तो ऐसी योजनाएं हैं जो हर परिवार को, हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो एक हिंदुत्व हो गया, दूसरा ये वेलफेयर स्कीम्स हो गया। मोदी की गारंटी मतलब कि आपका हर चीज का जिम्मा हमने लिया है, खाने से लेके आवास, रोटी कपड़ा मकान, कह लीजिए कपड़ा छोड़ दिए तो कपड़ा, रोटी और मकान का जिम्मा मोदी सरकार ने ले लिया है। तो गरीब को क्या चाहिए? कपड़े भर का तो अपना कमा ही लेगा कहीं ना कहीं से। तो इसलिए एक बड़ी लकीर इस सरकार ने खींच दी, और जहां कहीं किसी प्रदेश में उसको समस्या है, तो समस्या से निपटने के लिए, जैसे अभी नीतीश कुमार का एक ऑपरेशन किया है, झारखंड में ऑपरेशन चल ही रहा है, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, हर जगह ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके। और मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले इस तरीके के कई और ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। जैसी सूचना है 20 तारीख को सीईए के बारे में कुछ फैसला आ जाएगा केंद्र सरकार का, जिसका जी असर उनको बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों में उससे फायदा मिलने की उनको उम्मीद है। जी। आपके हिसाब से अगर सीएए के बारे में ऐलान होता है, वैसे तो उसकी घोषणा हो चुकी थी, उसके इम्प्लीमेंटेशन का ऐलान होगा, तो ऐसा कुछ होता है तो इसका क्या असर होगा बंगाल और अन्य जगहों में? देखिए, जहाँ पे मुस्लिम आबादी अधिक है वहां पे ये थोड़ा सा इसके खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन आप देखिए ना, देश में 80% आबादी हिंदुओं की है। अगर आपके दो चार जिले हैं, जैसे असम का धुबरी है ना, पश्चिम बंगाल में मालदा है, मुर्शिदाबाद है, आप सब जानते हैं। तो इन सब जिलों पे जहाँ पे, या बिहार का किशनगंज है, पूर्णिया है, अररिया है, तो दो चार जिले जहाँ पे मुस्लिम अधिक हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जहाँ पे मुस्लिम्स की तादाद अधिक है, वो 25-30% से लेके कहीं कहीं 50-60% तक भी है। तो ऐसे जिलों में हो सकता है ऐसी सीटों पे मुस्लिम कंसोलिडेशन हो जाए, लेकिन उसके लिए बीजेपी के पास अपने तरीके हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लेके और इंडिपेंडेंट, उस इलाके के इंडिपेंडेंट कुछ प्रोमिनेंट मुस्लिम्स को इंडिपेंडेंट की तरह उतार के और मुस्लिम वोटों में विभाजन कराने की पुरानी
रणनीति रहती है, और उसमें बीजेपी को दोष देने की जरूरत नहीं। वो एक रणनीति है, सभी सभी के साथ होती है, सभी जगह। तो वो एक रणनीति अपनाई जा सकती है। नहीं तो तो इससे तो उनका तो लक्ष्य होगा कि हिंदू समाज को उन सारी जगहों पे कॉबल अप किया जाए सीएए के नाम पर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपके एकदम। हिसाब से क्या ये राम मंदिर के बाद ये उनको ज्यादा उन एरियाज में बेनिफिट करेगा, बंगाल जैसे एरियाज में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में 18 सीटें जीती थी। तो इस बार उनकी योजना इस इन सीटों को और बढ़ाने की है। जिस तरीके से विधानसभा में उन्होंने एक पूरा ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था, लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बन जाएगी। और भले ही सरकार न बनी हो, लेकिन 78 सीटें जीत के उन्होंने अपनी एक धमाकेदार प्रेजेंस तो दर्ज करा ही दी। तो माना जाना चाहिए कि इस बार उनकी कोशिश कम से कम ये है कि उस जो 18 की जो टैली थी उसको और बढ़ाने की। तो उसमें इसी तरह की चीजें जो हैं वो एक हिंदू कंसोलिडेशन। उत्तराखंड में वो कॉमन सिविल कोड के सवाल को उभार के ले आए हैं। मुझे जी, लगता है कि चुनाव में इसका भी प्रयोग होगा। इससे आपको उनको किस तरह का लाभ होने की उम्मीद है? वही चीज है, अगेन कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट बैंक और यूसीसी से, कि देखिए हमारी जो 3 कंटेंशियस इश्यूज थे, जब वाजपेयी जी के समय में एनडीए बना था, तो उस समय इन तीनों इश्यूज को बीजेपी ने पीछे कर दिया था कि साहब हम बैक बर्नर पे रख देते हैं। तो उसमें एक कश्मीर का धारा 370 हटाया जाना, दूसरा राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, और तीसरा समान नागरिक संहिता। तो 2 तो कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा जो समान नागरिक संहिता का मामला था, तो अब वो सिर्फ अभी उत्तराखंड में लाए हैं, और इतनी जल्दी को बाकी देश में नहीं ला सकते, लेकिन ये एक टेस्ट केस है। और अगर आप देखें तो उत्तराखंड में ये चीज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, खासतौर से पौड़ी और अगर आप देखें तो चमोली, जोशीमठ वगैरह में, जहाँ पे मुस्लिम्स को उनके घरों से निकाल दिया गया कि साहब आप हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकते। तो ये एक पूरी कवायद है जिसमें बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम्स यहाँ पे रहें तो सही। अगर आप कहें या मैं कहूं, तो हम कहेंगे कि दोयम दर्जे का नागरिक बन के। और अगर बीजेपी के शब्दों में कहें, तो बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम्स को सरकारी मेहमान न माना जाए, उनको एक किसी भी अन्य भारतीय नागरिक की तरह रहने की आजादी। तो दोनों दोनों वर्जन में ये फर्क है कि वो कहते हैं कि साहब मुस्लिम्स को यहाँ सरकारी दामाद बना के रखा जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो जैसे बाकी लोग रहते हैं वैसे ही रहे। नहीं तो अगर उनको घरों से निकाले जाने की घटनाएं हो रही हैं या उनको मुकदमों में फंसा दिया जाता तो उनकी जमानतें नहीं होती लंबे दौर तक। एक ही तरह के मामलों में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाती, उनके घर गिरा दिए जाते हैं। उनके खिलाफ बयान देने वाले हजारों वीडियो मौजूद हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उनके द्वारा किए गए किसी भी ट्वीट तक पे या छोटी सोशल मीडिया पोस्ट पर भी वो जेल में डाल दिए जाते हैं। इस तरह के व्यवहार को एक इंसान होने के नाते आप किस श्रेणी में रखेंगे? उनका दावा जो बीजेपी का सही है या जो उन पर आरोप है वो सही है? कि मैंने क्या कहा कि अगर मैं और आप कहेंगे तो हम कहेंगे कि उनको एक दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की तैयारी है। बीजेपी कहती है कि हम उनको समान अधिकार देना चाहते हैं, उनको कोई विशेष अधिकार नहीं देना चाहते। तो लेकिन जिस तरीके की घटनाएं आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल एक एक सुनियोजित प्रयास है कि देश में लगभग 17-18% की आबादी वाले एक समूह है, उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाए जाने की। लेकिन ये भी एक सही है कि जो एक संगठित रूप से वायलेंस भी होती रही है, तो कुछ ऐसे मोहल्ले भी थे जहां पे पुलिस भी जाने से डरती थी। मेरठ, मुजफ्फरनगर की तरफ कुछ ऐसे जगह थी, कानपुर में थी, जहाँ पे पुलिस घुसने से डरती थी, घुस नहीं सकती थी। तो मेरे एक मित्र हैं बागपत के, उनका कहना है कि साहब आज ये हालत है कि किसी भी मुस्लिम के घर में घुस के, मुस्लिम मुस्लिम तो क्या, कोई भी व्यक्ति
किसी को 2 थप्पड़ मार के चला है तो किसी को कोई डर नहीं है कि पलटवार करेगा। तो अब आप उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाना कहिए या ये कहिए कि सब उनका जो खौफ था वो खत्म हो रहा है। तो वही मैं एक ही इश्यू को 2 चश्मों से देखने की बात है। तो मैं दोनों चीज़ें कह रहा हूँ कि दोनों तरीके की घटनाएँ हो रही हैं। एक दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की भी कवायद है और ये भी है कि चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हों, ऐसे जितने माफिया थे, जिनका खौफ था, तो उन सबको दंतहीन कर दिया गया है या तो एलिमिनेट कर दिया गया है। वो थर-थर काँप रहे हैं, जिस भी जेल में भी बंद हैं तो साहब नहीं बाहर ज़मानत पे नहीं आना चाहते। चाहे वो राम रहीम हर हर 4 महीने पे, 3 महीने पे वो पैरोल पे आ जाना चाहता है, लेकिन अगर आप मुख्तार अंसारी से कहिए कि भई पैरोल ले लो, तो कहना नहीं भाई साहब जेल में ही ठीक है। तो ये जो एक छवि बनी है नहीं कि तो साहब उनको पेरोल देगा कौन? मान लो पेरोल लेना भी चाहे तो उनको पेरोल इस दौर में कौन देगा? लेना ही नहीं राम रहीम चाहते। को तो बुला के दिया जाएगा। हुँ? वो लेना चाहते ही नहीं, उनको मालूम है कि बाहर जाएँगे तो एनकाउंटर नहीं, बाबा बैठे हैं। नहीं लेना चाहे भी तो उनको कोई देगा, ये सवाल है मेरा। नहीं, इस नहीं, दौर वो में कोई दे सकता है जब उनको जब पेरोल? आप जब आप एनकाउंटर राज चलाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले बाहर ऐसा कोई व्यक्ति मिले और उसको ठोका जाए, तो उसके बाद बताया जाए कि देखिए, हमने एक और एनकाउंटर कर दिया। तो वो तो तो जेल में इसलिए भी मार देते हैं, जिसको मारना होता है वो जेलों में भी मार देते हैं, जेल से ला के मार देते हैं। न ये वो तो पुलिस कस्टडी में थे जो मारे गए अतीक वगैरह। जी, जी। खैर मेरा ये कहना है कि ये जो इस समय राम मंदिर को लेके एक जनभावना पैदा करने की राजनीतिक कोशिश है, क्या इसका असर 19 में जो पुलवामा और उसके बाद बालाकोट होने से जो जनभावना पैदा हुई थी, उसकी तुलना में इसकी तासीर ज़्यादा गर्म है या उसकी तासीर ज़्यादा गर्म थी? जिस तरह से आप देखिए कि 22 तारीख की रात को या 23 तारीख की सुबह 3 बजे से कड़कड़ाती ठंड में लाखों लोग राम मंदिर के सामने बैठे थे कि सब सबसे पहले दर्शन हम कर लें और जिस तरीके की भगदड़ मची, तो वो भावना जो धार्मिक भावना है ना, धर्म से बड़ी कोई अफ़ीम नहीं है। तो मान के चलिए कि पुलवामा में एक राष्ट्रभक्ति थी और वैसे भी बीजेपी ने अपनी ब्रांडिंग राष्ट्रभक्त पार्टी की है और जो बीजेपी का समर्थन नहीं करता, तो उसको माना जाना चाहिए कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है। तो ये एक उन्होंने धारणा बना दी है। तो तो राष्ट्रभक्ति से अलग नहीं है, लेकिन अब इसमें धर्म का मुलम्मा एक अलग चढ़ गया है। तो अब ये कई परत चढ़ गई हैं। तो तो आपके हिसाब से इस परिस्थिति में जो चुनाव होंगे, तो उसमें ऐसे कौन से राज्य हैं, जहाँ पे भाजपा को इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा और ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ इसका लाभ उस तरह से शायद सीटों में ना मिले लेकिन वोट प्रतिशत में मिल सकता है? देखिए सबसे पहली तो पूरा जो उत्तर और पश्चिम के 2 क्षेत्र हैं, पिछली बार भी लगभग उत्तर के और पश्चिम के राज्यों में राजस्थान में देख लीजिए, है ना? और उत्तर के सभी राज्यों में लगभग शत-शत सीटें बीजेपी को मिली थी। कहीं 2-4 सीटें इधर-उधर हुई। सेंट्रल में आप आइए तो मध्य प्रदेश में लगभग ऐसी ही हालत थी, बिहार में ऐसी ही हालत थी, महाराष्ट्र में कमोबेश ऐसी हालत थी। तो अगर कहीं थोड़ी-सी कम उसकी होने की गुंजाइश है, तो वो दक्षिण एक ऐसा राज्य था जहाँ पे दक्षिण एक ऐसा भाग था या पूर्व का कुछ हिस्सा था, तो उत्तर-पूर्व में उसके सारे सहयोगी जीतते हैं। पूर्व में एक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बचा था, तो जहाँ पे वो अपना थोड़े को कंसोलिडेट कर रही है। अब इस बार कितना उसमें उसको सफलता मिलती है, पिछली बार तेलंगाना में उसको 4 सीटें मिली थी। इस बार उसकी कोशिश होगी आंध्रा और तेलंगाना में थोड़ा-सा अपने पैर और जमाने की। कर्नाटका में उसको पिछली बार 28 सीटें मिली थी, मुझे लगता है इस बार थोड़ा-सा नहीं कम असर होगा 25, उसका। 28 में से 25 मिली। 28 में से 25 मिली थी, जी। तो इस बार मुझे लगता है शायद कर्नाटक में थोड़ा-सा असर कम पड़े, तो इसलिए जो एक्सरसाइज़ चल रही है, अलग-अलग राजनीतिक दलों को, राजनीतिक हस्तियों को फिक्स करने की, तो उसमें कर्नाटक में कुछ अभी एक्शन देखने को मिल सकता है झारखंड के बाद। तो अ, इसके अलावा जहाँ पे उसको अपना वो मत प्रतिशत बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी वो उड़ीसा उड़ीसा में थोड़ा-सा मत प्रतिशत बढ़ सकता है, बंगाल में बढ़ सकता है
और जैसा मैंने बताया अभी कि आंध्र, तेलंगाना में। बाकी केरल, तमिलनाडु मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बीजेपी का असर होगा। हालाँकि उसने शबरीमाला के नाम पे काफ़ी काफ़ी वहाँ कैंपेन की थी और अन्नामलाई जो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से उन्होंने सनातन के मुद्दे पर उदयन स्टालिन के खिलाफ भाषणबाजी की और पूरा एक कैंपेन चलाया, तो मुझे लगता है कि कोशिश उनकी है, लेकिन देखना है कि क्योंकि द्रविड़ राज्य हैं, तो वहाँ पे कितना असर होगा, ये देखना होगा। अभी कर्नाटक में जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई का एक बयान आया है। वो बयान ये है कि दक्षिण के राज्य टैक्स क्लब में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो राज्यों को मिलने वाला हिस्सा है, उसमें उनको बहुत कम दिया जाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया है, जो आबादी बढ़ाने में नेगेटिव सूचकांक में है, जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था डामाडोल है, लेकिन उसको करीब 2.5 लाख करोड़ दिए गए हैं सेंट्रल पूल से और सारे दक्षिणी राज्यों को मिला के 1.8 लाख करोड़ ही दिए गए हैं। ये वो बताते हैं कि ये इस तरह से भेदभाव किया जाता है, जबकि टैक्स पूल में 2 राजधानियों को छोड़ दें, दिल्ली और बम्बई, एक आर्थिक राजधानी और एक राजनैतिक राजधानी, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु और कर्नाटक करते हैं। इस तरह की भावना दक्षिण भारत में धीरे-धीरे उनके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, इंटेलेक्चुअल प्लेटफ़ॉर्म्स पे अंडर डिस्कशन है। एक पिछले प्रोग्राम में मैं वहाँ के एक पत्रकार वेंकटेश रामाकृष्णन से बात कर रहा था, तो मेरे बिना पूछे ही उन्होंने अपनी ओर से कहा था कि ये चीज़ सिमर कर रही है दक्षिण भारत के सारे राज्यों में, उनकी जनता में, उनका कहना था उनकी जनता में, कि हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं लेकिन हमें सेंटर से इस तरह का भाव मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो हमारे अभी इसके बाद परिसीमन होगा 26 में अगर होगा तो 24 के बाद और परिसीमन में आबादी चूँकि उन राज्यों ने अपनी आबादी राष्ट्रीय आबादी के रेशियो में नीचे की है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आबादी बढ़ाने में इस देश में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जिनकी वजह से देश की आबादी का आंकड़ा संतुलन से परे रहता है। तो ऐसे में आबादी बढ़ाने का लाभ और टैक्स पूल में कम कंट्रीब्यूट करने का और देश के टैक्स पूल का ज़्यादा हिस्सा लेने का जो काम है, ये रिवार्ड होगा एक तरह से। इसके जगह उनको इनाम मिलेगा कि इनकी सीटें और बढ़ जाएँगी, दक्षिण की सीटें और कम हो जाएँगी। तो आपको लगता है कि एक नए तनाव बिंदु है देश की राजनीति में, जो भविष्य में तनाव पैदा कर सकते हैं? जी, बिल्कुल है। और ये तो बहुत पहले से कहा जाता है, खास तौर से गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों द्वारा कि साहब अगर देश से गुजरात और महाराष्ट्र को निकाल दीजिए, देश का जीडीपी कहाँ पहुँचेगा आप सोच सकते हैं। या कहते थे कि अगर आप बिहार और यूपी को भारत के नक्शे से हटा दीजिए, तो देखिए कि जीडीपी कहाँ पहुँचता है। तो दोनों चीज़ें कही जाती थी। लेकिन ये बात भी सही है जैसा आपने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र के बाद जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में और इकोनॉमी में वो दक्षिण भारत है। नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटका। गुजरात से ज़्यादा करता है कर्नाटक और तमिलनाडु। जी, तो गुजरात उसके बाद है। जी, क्योंकि गुजरात में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है जबकि आंध्रा में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में बहुत ज़्यादा साइबर ये जो आईटी सेक्टर है, इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आजकल जो न्यू इकोनॉमी है वो वही है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये अपने आप में और जो जो आपने पॉपुलेशन वाली बात कही कि अगर परिसीमन होता है तो उसका क्या असर होगा, बिल्कुल ठीक है। उन वहाँ लोगों में ये घर कर रहा है कि साहब परिसीमन होगा तो सीटें नॉर्थ में बढ़ेंगी। नॉर्थ में सीटें बढ़ेंगी तो जो अभी बीजेपी कभी-कभी थोड़ा-सा डिपेंड भी करती है अपने सहयोगियों पे, तो वो फिर सबको एकदम धता बता के कि साहब हम अकेले सम साम्राज्य हमारा, तो पूरा साम्राज्य हमारा ही होगा एक और दक्षिण भारत का उसमें कोई योगदान हमें चाहिए ही नहीं। आप हमारे खिलाफ वोट कीजिए, जैसा आज वो मुस्लिम्स के बारे में कहते हैं कि अगर हमें मुस्लिम नहीं भी वोट करते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कल को यही कहेंगे कि दक्षिण भारत हमें वोट नहीं करता तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आज अच्छा प्राइम आप मिनिस्टर जाते हैं। आपको आपको महँगाई और बेरोज़गारी पर इस देश में और उत्तर भारत और पश्चिम भारत में ख़ासकर
क्या जबकि हम लोग रोज़ इस तरह की खबरें पढ़ते रहते हैं, छोटी-मोटी ही लेवल पे आती हैं, अखबारों वगैरह में तो आ जाती हैं, टेलीविज़न पे नहीं आती, कि युवाओं के और छात्रों के प्रदर्शनों पर यहाँ लाठीचार्ज हुआ, वहाँ लाठीचार्ज हुआ, यहाँ से भगाए गए, वहाँ से भगाए गए, या फलाँ नौकरी में 1000 सीटें थीं तो 2 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, या कुछ सैकड़ा ही सीटें थीं तो उसमें भी लाखों लोगों ने अप्लाई कर दिया। इस सब का भी कोई असर समाज में राजनैतिक रूप से है, या ये बेअसर चीज़ें हैं? एकदम बेअसर चीज़ें हैं फिलहाल तो, क्योंकि जब आप अफ़ीम चाट चुके हो तो आपको दर्द की अनुभूति नहीं होती। तो इस समय देश देश मतलब प्रेडोमिनेंटली जो ज़्यादातर लोग हैं, वो नशे में हैं, राम नाम के नशे में हैं, धर्म के नशे में हैं। तो इसलिए इसको इन चीज़ों का बहुत असर नहीं है। और आप देखते भी होंगे टीवी पे जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि भई आप बताइए आपको क्या लग रहा है? तो उसमें लोग यही कहते हैं कि साहब पेट्रोल अगर ₹100 क्या ₹500 लीटर भी हो तब भी हम मोदी जी को वोट देंगे। तो जब इस तरीके की भावनाएँ हैं तो बेरोज़गारी का, महँगाई का कोई, अब जब घर बैठे आपको 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, जो उस राशन को लेके सीधे-सीधे राशन की दुकान पे बेच देते हैं। कंसारी के यहाँ बेच देते हैं कि चाहिए ही नहीं उनको। तो एक एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। बहुत से लोगों ने फर्जी नाम से ले रहे हैं। तो उनको जब एक एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, तो क्या ज़रूरत है उनको किसी और को वोट देने की? ये सब जो दूसरी पार्टी आएगी तो वो तो ये सब रोक देगी। तो यहाँ से हमें इलाज मुफ्त है, आवास मुफ्त है, शौचालय मुफ्त है, तो सब कुछ जब मुफ्त है, खाना मुफ्त है, राशन मुफ्त है और मनरेगा में भी मिल जाता है पैसा। ₹6000 वैसे भी अगर किसी के छोटी-सी भी ज़मीन है, तो भी उसको ₹6000 साल मिल रहा है, भले ही चाहे 1 डेसिमल हो। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? गाँव में ₹500 महीना, अपने आप में आप तो बेहतर जानते हैं, तो लोगों के लिए ₹500 भी बहुत होता है गाँव में। और बाकी थोड़ी बहुत तो अपना मज़दूरी वगैरह करके निकाल ही लेते हैं। मुझे अच्छा, लगता है देश कि में क्षेत्र एक चीज़ और क्षेत्र बस कहना चाहूँगा कि अब अगर एक अल्टरनेटिव होता, अगर लोगों के पास एक विकल्प होता, तो बात थी। अगर आप नरेंद्र मोदी का विकल्प देखिए, तो कौन है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, कौन है? क्या आपको सीताराम येचुरी नज़र आते हैं, नरेंद्र मोदी का विकल्प, या मल्लिकार्जुन खड़गे? तो विकल्प ही नहीं है। ये ऐसा विपक्ष है, जो ऐसे हालातों में भी एकजुट होने की सोच भी नहीं रहा। आपस में लड़ रहे हैं कि साहब 2 सीटें आप आपको देंगे, 1 सीटें आपको देंगे। तो जब आपस में ही सिर्फ टव्वल हो रही हो, तो नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लिए इससे बढ़िया, इससे बेहतर स्थिति क्या हो विपक्ष सकती है? विपक्ष में जो भी चेहरे आपके सामने जिनका अभी आपने नाम लिया, इस 2024 के चुनाव के बाद इनमें से किसके बारे में आप ये कहना चाहेंगे कि उसके आकार में वृद्धि होगी, और किनके आकारों में वो लोग और घटेंगे? मुझे लगता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, 2 लोग मुझे लगता है कि ये पहले से बेहतर स्थिति में उभरेंगे। राहुल इसलिए कि संघर्षशील व्यक्ति हैं, उनको समझ में आ गया है सड़कों पे उतरने का क्या असर होता है। जो लोगों से उनको अ, जो नारे लगते हैं या जब भीड़ उमड़ती है, मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा कि मैंने 1999 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव के साथ एक दिन पूरा व्यतीत किया था और सुबह से शाम तक उन्होंने सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं खाया, ना पिया ना खाया। और जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर उड़ता था और नीचे दिखती थी भीड़, देखिए पिछली पिछली सभा से ज़्यादा भीड़ है ना, ज़्यादा भीड़ है ना, बस उनके लिए भोजन, पानी, उत्साह, एड्रेनालिन सब वही भीड़ होती है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब जब भीड़ दिखने लगी है, उनको उसमें आनंद आता है कि हाँ, लोग मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। भले ही वो वोट में कन्वर्ट हो या ना हो, आज नहीं उनको उम्मीद है कि उम्र उनके साथ है। और ये जो जैसे एक कहावत है अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, कि यह समय भी हमेशा नहीं रहेगा, या दिस टू विल चेंज, दिस टू शैल चेंज। तो लगता है मुझे कि उनको उसी में भरोसा है। और दूसरी चीज़ कि जिनका आकार में थोड़ा-सा जो जो भी कमी अगर आएगी, तो नीतीश कुमार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं। और अगर आप देखिए तो मुझे लगता है हो सकता है अपने उड़ीसा के जो पटनायक जी हैं, नवीन पटनायक और ममता बनर्जी, इन सब के
आकार में थोड़ा-सा कमी आएगी। क्योंकि वो धरातल को मतलब हकीकत या तो दिख नहीं रही है या उसको मानने को तैयार नहीं, या उन सभी के पास उसी तरीके की समस्याएँ हैं जैसी अभी झारखंड में चल रही है, या मुझे लग रहा है कि डीके शिव कुमार के साथ हो सकती है, या इस तरीके के और कई नेता हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है अरविंद केजरीवाल की। तो ऐसा लगता है कि इसमें बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं या होने वाली हैं, जिसमें मायावती भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, बहुत बहुत ढेर सारे लोग हैं, आप जानते हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ चल ही रहा है। तो मान के चलिए कि अगले 2 महीने में, डेढ़ महीने में जब भी चुनाव की घोषणा होगी, तब तक जो मैदान में 2-4 लोग और दिख भी रहे हैं, तो उसमें अधिकतर लोग खेत रहेंगे, लड़ेंगे, नाम के लिए लड़ेंगे, दिखाने के लिए लड़ेंगे कि हाँ, हम लड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा उनका आकार घटेगा, और अगर जो एक व्यक्ति अभी तक डटा हुआ है, रोज़ चुनौती देता है, राहुल गांधी, उसके आकार में कुछ वृद्धि होने की मुझे लगता है। बस एक ही समस्या है उनके साथ, भाषण संप्रेषण की, विचार संप्रेषण की। वो अपनी बात लोगों तक उस तरीके से उतनी इफेक्टिव प्रभावी तरीके से नहीं पहुँचा पाते, जैसे मोदी जी करते हैं। तो उनके साथ सबसे बड़ी उत्तर समस्या प्रदेश क्रेडिबिलिटी की भी उत्तर कह सकते प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रहीं हमारी एक नेत्री बहन मायावती जी का नाम नहीं लिया आपने। उनके मैंने बारे लिया में दिया क्या ख़्याल है आपका? मैंने बिल्कुल बताया अभी कि वो उस जैसे असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका है, वही भूमिका मायावती की भी पिछले 2-3 इलेक्शन से चुनावों से है, और इस बार भी वो विपक्षी एकता के बराबर खिलाफ रही हैं। उन्होंने घोषणा भी की कि अकेले लड़ूँगी, तो अकेले लड़के जो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी है, तो उसको विपक्षी एकता का जो सूचकांक है वो नीचे आएगा, तो उसको नीचे आने से फ़ायदा सिर्फ़ बीजेपी को मिलना है। ठीक है, आज इसी नोट पे आज के कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। जी, फिर आपसे मुलाकात होगी इस तरह जी। के